हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एलाइट। आज हम शुरू करने वाले एक नई सीरीज़ जो कि है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए। इस सीरीज़ में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और आज तक दो बार यूपी ट्रिपल एस सी ने पैट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, जिसमें 2021 और 2022 में टोटल 6 सेट्स बने हैं और हम इस सीरीज़ में 6 के 6 सेट्स सॉल्व करेंगे और सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे आज हम करेंगे जीएस के क्वेश्चंस, जो कि ये 15 अक्टूबर और शिफ्ट 1 होगी और इसमें जीएस के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नहीं पूछा गया है कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। देखिए ऑप्शन में है म्यांमार, चाइना, यूएई और मालदीव्स। देखिए पहले इसको मैप में देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैप से देख के ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। तो मैप में देखेंगे, ये है हमारा इंडिया और इसके पड़ोसी देश बताने हैं। देखिए इधर आ जाता है ये म्यांमार, ये है चाइना, इधर आ जाता है मालदीव्स और ये है हम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप इसमें देखेंगे चाइना, म्यांमार और मालदीव्स तो हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन यूएई एक अरेबियन कंट्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यूएई। यूएई इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप क्या होता है, पहले आप देखें द्वीप क्या होता है। एक ऐसा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो उसको कहते हैं हम आइलैंड या फिर द्वीप। और नदी द्वीप क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा लैंडमार्क जो चारों तरफ से रिवर से घिरा होता है, उसको हम कहते हैं रिवर आइलैंड। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। मनपुरा आता है बांग्लादेश में। श्रीरंगम आइलैंड आ जाता है तमिलनाडु में। लुलु आइलैंड है अबू धाबी में और मजूली आइलैंड है असम, इंडिया में। और मजूली आइलैंड पड़ता है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मजूली आइलैंड बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में और इसका आंसर भी यही है, मजूली आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मजूली आइलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। हंगरी की नेशनल करेंसी हमको बतानी है। ऑप्शन में है हंगेरियन फ्रैंक, हंगेरियन नायरा, हंगेरियन पाउंड। एक बार हंगरी को मैप में देख लेते हैं। मैप रहा ये है हंगरी और इसकी कैपिटल आ जाती है बुडापेस्ट। देखिए हंगरी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ इसकी बाउंड्री कहीं भी समुद्र से कनेक्ट नहीं होती है, तो ये एक लैंडलॉक कंट्री बनती है। इसके चारों तरफ कंट्रीज हैं रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन। देखिए यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है और इसका कीव कैपिटल है। ये कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछ लिया जाता है कि किसी भी देश की कैपिटल बता दो या करेंसी बता दो। जो न्यूज़ में रहती है उस साल जनरली वही पूछा जाता है, उसकी कैपिटल पूछ लेते हैं या फिर करेंसी पूछ लेते हैं। तो हंगरी पूछा गया था 2022 में, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट और इसकी करेंसी है हंगेरियन फोरेंट। फर्स्ट
ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो इसमें पूछा गया भारत का पहला राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर बना था। देखिए, एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था पोटी श्री मुल्लू। तो ये साउथ से थे और ये डिमांड कर रहे थे एक नए राज्य की भाषा के आधार पर, जो कि था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट ऑप्शन है। और जब ये स्ट्राइक पर बैठे थे तो इन्होंने भूख हड़ताल की थी, हंगर स्ट्राइक करी थी, भूख हड़ताल। और ये 56 दिन तक 56 डेज तक भूख हड़ताल पर बैठे गए थे और उसके बाद इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, तो फिर सरकार ने दबाव में आकर एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम है JVP कमेटी। जे से थे जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। बी से थे वल्लभ भाई पटेल। पी से थे पट्टा भाई सीतारमैया। और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। देखिए, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनकी न्यूनतम आयु या फिर मैक्सिमम आयु, अधिकतम आयु हमसे पूछी जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो ये है 25 वर्ष। 21 वर्ष ये होती है ग्राम प्रधान, जो पंचायत इलेक्शन होते हैं उसकी न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। 18 वर्ष होती है वोट देने की आयु, जो कि है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनकी न्यूनतम आयु पूछी जाती है, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, 30 वर्ष क्या है, 30 वर्ष है राज्यसभा की। राज्यसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। और अगर हम कुछ पोस्ट और भी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट आ जाता है, प्रेसिडेंट, इनकी न्यूनतम आयु है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट की क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की। और गवर्नर की ओर देख लीजिए, गवर्नर, इन दोनों की भी 35 ईयर्स है। क्या लिख रहा हूँ मैं, 35 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। इसमें फुल फॉर्म पूछी है UNFCCC की। ये एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर बनी थी, जिसकी फुल फॉर्म है U से है यूनाइटेड, N से है नेशन, F से है फ्रेमवर्क, C से कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, जब कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होता है तो उस स्टेट की फोक डांस, जो कि लोक नृत्य है, फेस्टिवल्स, और उस राज्य का राज्य पक्षी और वृक्ष, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। और एक और लोक नृत्य फेमस है रास लीला, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है और पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है कि हेडक्वार्टर बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ऑप्शन में है यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यूएसए में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये आता है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में एक यूएनओ और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आता है। ये भी यूएसए में ही है लेकिन ये आता है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। स्विट्ज़रलैंड में क्या है? स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ही है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड के लेखक का नाम बताना है कि ये किसने लिखी थी पावर ऑफ द माइंड। देखिए महात्मा गांधी की कुछ बुक्स हैं जिनका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। एक और फेमस बुक है इनकी जो कि ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। स्वामी विवेकानंद, इसका आंसर स्वामी विवेकानंद ही है। देखिए माइंड से रिलेटेड है तो स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छा माइंड था, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इसका। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि, बहुत फेमस है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है गीतांजलि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई की कला के समय में लोकप्रिय थी, मतलब किसके समय में ये लोकप्रिय हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आप बिना इसका आंसर पता हुए भी तुक्का मार सकते हैं एक तरीके से। देखिए संगमरमर से बना था ताजमहल और ताजमहल बनवाया था किसने? बनवाया था शाहजहां ने, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अकबर, शाहजहां और औरंगजेब हैं मुगल डायनेस्टी के, मुगल वंश के। मुगल डायनेस्टी। एक बार मुगल डायनेस्टी के बारे में कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए मुगल डायनेस्टी सबसे पहले एक वॉर हुई थी जिसे हम कहते हैं पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुई थी 1526 में। किस किस के बीच हुई थी? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर की जीत हुई थी और इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1526 में। और ये बने थे बाबर मुगल वंश के पहले राजा। इन्होंने राज किया था 1526 से लेकर 1530 तक। इसके बाद आते हैं, सेकंड नंबर पर आते हैं, इनके बाद बने थे हुमायूं। इन्होंने 2 बार राज किया। 2 बार कैसे राज किया था? पहले ये बने थे राजा 1530 में, 1530 से 1540 तक ये राजा रहे। इनके दो युद्ध हुए थे। किससे हुए थे? शेरशाह सूरी से हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1539 में जिसका नाम था बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा।
इसके बाद हुआ था 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज। और इन दोनों ही युद्ध में शेरशाह सूरी जीते थे और हुमायूं को इंडिया छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन शेरशाह सूरी के मरने के बाद और सूरी डायनेस्टी के वीक होने के बाद हुमायूं वापस इंडिया आए थे, जो कि आए थे 1555 में। और उसके बाद इन्होंने 1 साल और राज किया था और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। इन्होंने राज किया था 1556 में, 1556 से 1605 तक। और इन्होंने एक अपने शुरुआती दिनों में ही एक युद्ध लड़ा था जिसको कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और ये हुआ था 1556 में। और किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं और अकबर के बीच में, और इसमें जीत हुई थी अकबर की। इनके बाद आते हैं जहांगीर। इन्होंने राज किया था 1605 से लेकर 1658 तक। इसके बाद आ जाते हैं शाहजहां, जिन्होंने राज किया था 1658 से लेकर, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, जहांगीर ने करा था 1605 से 1627 तक और इन्होंने किया था 1627 से 1658 तक। और 1658 से किया था औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक। उसके बाद औरंगजेब के बाद कोई भी राजा इतना पावरफुल नहीं हुआ मुग़ल डायनेस्टी का, और लास्ट में 1857 में बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने हरा दिया था और इनको बर्मा भेज दिया था, और वहीं पर मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? सिंपल सा है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। ताम्र पाषाण युग, चालकोलिथिक एज में तांबे का यूज़ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट पूछ लेते हैं, सेकंड पूछ लेते हैं, कहाँ पर हुई थी और किस राजा ने करवाई थी, कुछ भी पूछ लेते हैं इसमें से। इसमें पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए ऑप्शन में है कश्मीर हुई थी। ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। और किसने करवाई थी ये करवाई थी कनिष्क ने। गया में कोई नहीं हुई थी, कोई बुद्ध काउंसिल नहीं हुई थी। राजगृह में हुई थी पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये करवाई थी अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र में हुई थी 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये कराई थी अशोक ने, द ग्रेट अशोक। और बचा इसमें 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई थी? 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल ये कराई थी कालाशोक ने।
काला अशोक ने, ठीक है। और कहाँ कराई थी? ये कराई थी वैशाली में, वैशाली में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानिया प्रिय एवं प्रियदर्शी भी था? तो ये किसका नाम था? ये था राजा अशोक का, मौर्य सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने राज किया था 322 बीसी में। महावीर और गौतम बुद्ध, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के स्थापना की थी इन्होंने। और महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में और भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? देखिए अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था अकबर 1607 तक उन्होंने राज किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, 1600 AD में। तो आप उससे ही इसका आंसर बता सकते हैं, बट इसमें देख लेते हैं आगे और भी चीज़ें। गुप्त एम्पायर 319 AD से 540 AD तक थी। मौर्य डायनेस्टी 322 BC से 185 BC तक थी। मुगल डायनेस्टी 1526, याद कीजिए अभी बताया था मैंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 से 1857 AD तक। और शुंग डायनेस्टी 185 BC से 73 BC तक। इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये देखिए 185 BC और शुंग सम्राट 185 BC। जो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट राजा थे जिनका नाम था बृहदत्त, मैं लिख देता हूँ, बृहदत्त लास्ट रूलर किसके? मौर्य डायनेस्टी के। इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था इनका? बृहदत्त के सेनापति जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने अपने राजा बृहदत्त की हत्या कर दी थी और एक नई डायनेस्टी बनाई थी, एक नए वंश की स्थापना की थी जिसे कहते हैं शुंग डायनेस्टी, और ये था 185 BC में करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, मुगल सम्राट, मुगल वंश, उस टाइम पे अकबर थे राजा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? द भूदान ग्रामदान मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग। और ऑप्शन है विनोबा भावे, A.K. गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। और कब किया गया था ये? 1951 में किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो हमसे पूछा जा रहा है कि महिलाओं के लिए भी, कि महिलाएं भी उस दांडी नामक यात्रा में शामिल हो। ये जो आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसमें किस
सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को मनाया था कि महिलाएं भी पार्टिसिपेट करें? तो ऑप्शन में है पंडिता रमाबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दांडी नामक यात्रा गांधी जी ने शुरू करी थी 1930 में और अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने 1930 में शुरू करी थी और कितनी दूरी तय की थी इन्होंने? 240 माइल्स की, 240 माइल। और इसका करेक्ट आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने गांधी जी को मनाया था कि महिलाएं भी पार्टिसिपेट करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? ऑप्शन में है औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। इंग्लिश में देख लीजिए, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद विच अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन? ऑप्शन में है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन या द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 में, 1789 में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी 1760 में। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था 1765 से लेकर 91 तक माना जाता है। और रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी 1917 में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? देखिए, मुंबई का पुराना नाम बंबई था। तो ऑप्शन में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, भारत सरकार अधिनियम 1935। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ सिंध प्रोविंस फ्रॉम बॉम्बे? ऑप्शन में है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन या फिर GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, जो ये वेवेल प्लान है ये आया था 1935 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। तो सिंध को जो अलग किया गया था बम्बई से, ये करा गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और इसमें सिर्फ सिंध को अलग नहीं किया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसमें हुआ था सिंध को सेपरेट किया गया था, और किया गया था बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था, और एक बर्मा को अलग किया गया था। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को अलग किया गया था और ये इफेक्टिव हुआ था, कब से हुआ था? 1937 से। इसी एक्ट के द्वारा एक बैंक का निर्माण किया गया था, आप सब जानते होंगे, इसका नाम था RBI। एस्टेब्लिश्ड मेंट। RBI की स्थापना भी इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है, युद्ध का प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? हु गेव द फेमस बैटल क्राई दिल्ली चलो? ऑप्शन में है लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। सही ऑप्शन होगा इनका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस किस देशों के बीच में है? ऑप्शन में है भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन को शायद आप गलत कर सकते हैं, अगर आप एक बार मैप में ज़रूर देख लीजिए। ये क्वेश्चन आ जाता है, देखिए
जो ये माउंट एवरेस्ट है ये है नेपाल, ये है चाइना, चाइना तिब्बत, और ये नीचे है इंडिया। जो माउंट एवरेस्ट आता है ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर, नेपाल तिब्बत चाइना एक ही है, तो इसके बॉर्डर पर आ जाता है। ये इंडिया के साथ इंडिया के बॉर्डर पर नहीं आता, ये ऊपर की साइड चाइना तिब्बत के बॉर्डर पर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत नेपाल नहीं होगा, भारत भूटान नहीं होगा, नेपाल और तिब्बत करेक्ट आंसर होगा। अगर इसमें तिब्बत की जगह चाइना भी लिखा होता तो भी ये इसका यही ऑप्शन होता, सही होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम कितने घंटे से आगे है? तो देखिए ग्रीनविच भारत की डिग्री है 82.5 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये आएगा सॉरी 2 नहीं 4, 4 ये आ जाता है, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और ये आ जाएगा 2, ये है 330 मिनट, और इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5-5.5 घंटे। 5.5 घंटे। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको करके, आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसका आंसर है 5.5 आवर्स, 5.5 घंटे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था, कौन कौन सा हिस्सा था ये बताना है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, या सिंचाई। देखिए इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया था। HYV सीड्स बोलते हैं इसको, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसका भी यूज़ किया गया था। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बोल लीजिए या फिर इरिगेशन कुछ भी हो सकता है, तो इसका भी यूज़ किया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर, यही और इसका आंसर होगा। और कुछ बातें और देख लीजिए इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ये 1960s में हुआ था, 1960s मतलब 1960 का दशक, या तो 1960 आए तो भी सही है, 1960s आए तो भी सही है। अगर 1965 आता है, एक सेकेंड, 1965 तो भी सही आंसर है इसका, यही सही आता है। ये 1965 भी हो सकता है, 1960s भी हो सकता है। और इनके फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो हर साल बिहार में बाढ़ लाती है, बहुत सी जानें चली जाती हैं, बहुत नुकसान करती है। तो दामोदर नदी को कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक, या फिर इंग्लिश में कहेंगे इसको सोरो ऑफ बंगाल। बी ऑप्शन हुगली है। देखिए हुगली रिवर कैसे बनती है, एक रिवर है गंगा, एक जगह पड़ती है फरक्का, फरक्का में क्या होता है कि गंगा नदी बाइफरकेट कर जाती है, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा इसका चला जाता है वेस्ट बंगाल की तरफ, जो वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है, सॉरी ये आएगा वेस्ट बंगाल की तरफ, जो वेस्ट बंगाल की तरफ चला जाता है उसको हम कहते हैं हुगली, ठीक है। और जो हिस्सा बांग्लादेश की तरफ चला जाता है, बांग्लादेश की तरफ चला जाता है, उसको हम कहते हैं पद्मा।
पद्मा रिवर, पद्मा नदी। ठीक है। घाघरा रिवर, ये घाघरा रिवर क्या है? ये घाघरा रिवर तिब्बत से उदय होता है घाघरा रिवर का, उसके बाद ये बहकर आती है नेपाल में, और नेपाल से फिर आती है इंडिया में, और इंडिया में गंगा से मिल जाती है ये छपरा के पास, छपरा जो कि बिहार में है, छपरा के पास गंगा से मिल जाती है ये। और कोसी रिवर इसका करेक्ट आंसर है, जिसे कहा जाता है बिहार का शोक, शोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? देखिए, पंचवर्षीय योजना अब तो नहीं आती है, अब नीति आयोग आती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन में है भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर वित्त मंत्रालय। इंग्लिश में है द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाई whom among the following। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए, 2014 में मोदी जी ने इसको चेंज कर दिया था, इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया था। नीति आयोग कब किया था? 2014 में। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये ऑफ नहीं है, ये 4 है एक्चुअली, 4 होगा इसमें। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधि किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? इंग्लिश में पूछ रहा है एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज बिलोंग्स टू द विच सेक्टर। देखिए, जब भी कोई विकासशील देश होता है या फिर विकास, देखिए क्या बोलते हैं उसका, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, तो विकासशील जो देश होता है उसमें ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर से होती हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड, या फिर माइनिंग हम कह सकते हैं, माइनिंग का काम आता है इसमें, या फिर फिशिंग का काम कह सकते हैं, या डेयरी का काम। जो भी कंट्री डेवलपिंग होती है या फिर अंडर डेवलप्ड होती है, हाँ मैं शब्द बोल रहा था अंडर डेवलप्ड, जो कोई कंट्री अगर अंडर डेवलप्ड होती है या फिर डेवलपिंग होती है तो उसमें मोस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक क्षेत्र में देखी जाती हैं, और जो विकसित होते हैं वो द्वितीय या तृतीय में सेक्टर में देखे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। ऑप्शन में है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री। देखिए, अगर हमसे संघ के बारे में पूछा जा रहा है कि संघ में कौन कौन होता है, तो इसमें राज्यों का तो कोई बात नहीं हो रही है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। और इसमें पता होने की भी कोई बात नहीं, आप तुक्का मार सकते हैं इसमें कि संघ का पूछा गया तो राज्य तो नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है?
Which of the following article is about the establishment and constitution of Supreme Court in Indian Constitution? देखिए ऑप्शन में है 120, 118, 122 या फिर 124। तो इसका आंसर है 124। 124 क्या कहता है? देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो यूनियन जुडिशरी है, इसके लिए आर्टिकल देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। इसके बीच में यूनियन जुडिशरी के लिए आर्टिकल्स दिए हुए हैं। और अगर 120 के बारे में बात करें, आर्टिकल 120 में क्या दिया गया है, तो वो है लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज? लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। मतलब क्या है कि पार्लियामेंट में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होंगी, इसी के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 118 में क्या दिया गया है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स दिए गए हैं, ठीक है। और आर्टिकल 122 में क्या दिया गया है? कोर्ट नॉट टू इंक्वायर into proceeding of पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 124। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2023 में, इसी साल रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल मेंस का। 2023 में इसी साल रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल मेंस का, 6 मार्च को हुआ था। उसमें पूछा गया था आर्टिकल 148 किसके ऊपर है? तो आर्टिकल 148 भी देख लीजिए आप। आर्टिकल 148 ये है कैग के ऊपर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 123, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये है अध्यादेश के ऊपर। अध्यादेश कैसे लिखते हैं, शायद सही हो। अध्यादेश जारी करने के लिए प्रेसिडेंट को पावर देता है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? ऑप्शन में पहले इंग्लिश में देख लीजिए, हैज़ हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट। तो वो फंडामेंटल राइट को लागू करने की किसमें शक्ति है? और ऑप्शन में दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। ऑप्शन में है संसद सदस्यों के पास या फिर राष्ट्रपति के पास या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आपका कोई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और आप अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप किस आर्टिकल के तहत जाते हैं? आर्टिकल 32 में है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है बेसिकली, और ये सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है, हमारे पास पावर है। और उच्च न्यायालय है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को पावर देता है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इन इंडिया द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो पूछा गया है कि ये किसके अंडर में आता है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है, वित्त मंत्रालय से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है।
तो ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू सेट अप हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। देखिए, कोई भी किसी नया स्टेट का गठन करना हो, या फिर किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, या फिर हाई कोर्ट बनाना हो किसी राज्य का, या फिर दो राज्यों का एक हाई कोर्ट बनाना हो, तो ये सारी पावर्स आती हैं पार्लियामेंट के अंडर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, प्रेसिडेंट है, या नन ऑफ दिस भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो ये पूछा गया, और ऑप्शन में है जूट, कॉटन, नायलॉन, फ्लैक्स। देखिए, ये भी एक प्लांट फाइबर है, रेशा है, वनस्पति रेशा है। कॉटन भी है, फ्लैक्स भी है, लेकिन नायलॉन नहीं है। तो हमसे नहीं पूछा गया था, यही आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। दाब पर, उसके तापमान पर, पृथ्वी से जो दूरी है, कितनी दूर डिस्टेंस है उसका, या फिर वायु प्रदूषण पर। द कलर ऑफ द स्टार डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेशर, इट्स टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, या फिर पॉल्यूशन ऑफ द एयर। देखिए, इसका आंसर होगा उसके तापमान पर। इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, देखिए, अगर किसी देखिए, 4-5 चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। अगर कोई रेड स्टार दिख रहा है आपको, रेड स्टार दिख रहा है, तो वो कंपैरेटिवली कम गर्म होगा, और रिलेटिवली कूल एट ओनली ए few thousand degree Celsius, सेल्सियस। देखिए, रिलेटिवली कूल का मतलब ये नहीं है कि वो 50-60 डिग्री का होगा, मतलब 1000 में होगा, लेकिन कम होगा उससे। ठीक है। अगर कोई स्टार वाइट कलर का दिख रहा है, तो आर वाटर होते हैं, आर हॉट एट अबाउट 10,000 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई स्टार ब्लू स्टार दिख रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं, हॉटेस्ट होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है उसका कलर। अगर एक क्वेश्चन और आता है कि अर्थ से सबसे पास में कौन सा तारा है, कि अर्थ के सबसे समीप कौन सा स्टार है, कौन सा तारा है, तो नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी कर रहे हैं आप, तो गलत होगा, क्योंकि अर्थ के सबसे नज़दीक तो सन है। और अगर आपसे ये पूछा जाए नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द सन, तो ये आएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि मतलब अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ता है कुछ गैसेस की वजह से, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कौन कौन सी गैसेज हैं जो जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो ये हैं CO2, एक सेकेंड, CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और एक नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से भी होती है, N2O होता है इसका फॉर्मूला, N2O। मीथेन की वजह से भी होती है,
मीथेन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। CH4 होता है इसका फॉर्मूला। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसकी वजह से भी होती है। और वाटर वेपर इसकी वजह से भी होता है ग्लोबल वार्मिंग। और इन सभी को हम क्या कहते हैं, इस सभी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और यही इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन में है किडनी, लंग्स, लीवर या फिर हार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंग्स। और भी कुछ डिसीज हम देख लेते हैं, जैसे कि जॉन्डिस होता है, नीचे लिख देता हूँ मैं। जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस मतलब पीलिया। ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ये करता है लीवर को। हिंदी में बोलते हैं इसको यकृत। ठीक है। एक और डिसीज़ होती है रिकेट्स। इसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी का? वो होता है बोन। और रिकेट्स जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? ये है विटामिन डी। ठीक है। एक और डिसीज़ है जिसको हम कहते हैं स्कर्वी। इसमें जम्स मसूड़े हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वे जो मसूड़े होते हैं दांतों के पास, उसको अफेक्ट करता है ये स्कर्वी। और ये होता है विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है सेट का, GS का। ओके। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट अमंग द फॉलोइंग? ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है ग्लूकोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज या फिर फ्रक्टोज। देखिए, प्लांट सेल वॉल पूछा गया है तो ये बना होता है सेल्यूलोज से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनिमल सेल membrane is made up of, देखिए मैंने इसमें सेल मेम्ब्रेन लिखा है, सेल वॉल नहीं लिखा है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये बना होता है लिपिड से। और यहीं पर हमारे इस सेट के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं GS के। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जो कि इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे जिसमें, और ये वीडियो यहीं ख़त्म करता है।